एक बार फिर से आज बात किसानों की होगी, क्योंकि कागजी लिहाज से किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास है। यूपी सरकार स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के 113वें जन्म दिवस यानी किसान दिवस मना रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसान दिवस मनाने से किसानों की स्थिति में सुधार होगा? क्या किसान आत्महत्या करना छोड़ देंगे? क्या बांदा के किसानों को आटे की रोटी मिलेगी? क्या किसानों के साथ चेक के नाम पर मजाक बंद होगा? ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि सरकारी योजनाओं के बावजूद किसानों की स्थिति में सुधार ना के बराबर है। आखिर वो अन्नदाता जो सबका पेट भरता है, वो भूखा क्यों मरता है? आखिरकार किसानों की किस्मत इतनी दयनीय क्यों बनी हुई है? इन्हीं सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के 113वें जन्म दिवस के किसान दिवस के रूप में मनाते हुए प्रदेश सरकार ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया, इस उम्मीद के साथ कि किसान खुशहाल रहेगा। लेकिन हकीकत यह भी है कि सरकारी योजनाओं के बावजूद किसान हक के लिए तरसते हैं और आत्महत्या भी करते हैं। क्या किसान दिवस मनाने से किसानों की किस्मत बदल जाएगी? जय जवान और जय किसान के नारे वाले इस देश में किसान की हालत क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है। हर किसी के लिए अन्न उगाने वाला किसान कितना खुशहाल है, ये आए दिन किसानों की आत्महत्या करने वाली खबरें बयां करती हैं। किसान चाहे आगरा का हो या फिर बांदा का, ये सच है कि उन्हें अक्सर ही भूखे पेट सोना है और कई बार तो भूखमरी की नौबत देखकर आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। किसान दिवस के मौके पर भले ही किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें की गई हों, लेकिन 100% सच है कि किसानों की हालत में सुधार ना के बराबर है। आज भी किसानों को बर्बाद हुए फसलों के मुआवजे के लिए दर दर भटकना पड़ता है और जब मुआवजे का चेक मिलता है तो वो भी मजाक होता है। कभी 10-20 रुपए के चेक मिल जाएंगे तो कभी चेक बाउंस होने में वक्त नहीं लगेगा। खबर कानपुर के शिवराजपुर ब्लॉक में कमालपुर गांव की है, जहां किसानों का चेक बाउंस हो गया। नहीं साहब, ये चेक वापस वहीं जिम भजावन गए रहन, मेरे पैसा नहीं है। बैंक वाले कह रहे पैसा नहीं, खत्म हो गया। और हम लोग क्या करें बताओ, भूखे मरे क्या? ये गवर्नमेंट चूतिया बना रही है चेक बांट के। जो आप चेक भेजी रहो वो हम लोग बैंक में जमा करी, मैनेजर बोला कि आ जाएगा और 3 महीना तक पर्ची चेक जमा रखें। और हम लोग इतने परेशान हैं, एक एक पैसा के लिए मुद्दा है। और मैनेजर जो है बगला रहा है, कहता है जब पैसा आएगा तब मिलेगा कि साहब ये पैसा हम लोग को मिलना चाहिए। किसान सिर्फ कानपुर में ही परेशान नहीं है, बल्कि बांदा के किसानों को देखेंगे तो दिल बैठ जाएगा। तस्वीरें कोई नहीं है, पहले भी बांदा के किसान मरते थे और आज भी मरते हैं। हाँ, किसानों ने जिंदा रहने के लिए सरकारी रोटी छोड़कर घास की रोटी खाना ही बेहतर समझा है। लेकिन इन बदनसीब किसानों को क्या कहा जाए, जिनकी किस्मत में दर्द और तकलीफ भी है। वो तो मरे सुनाते हैं, कौन लोग मर गए। अब जो कह दे कि देखा पकड़ के उनका बार है न दे मारे उठा के, नहीं कि देखा ही मरे हैं कि नहीं मरे हैं, तो कैसा उन्हें लगेगा। तो सूखी छाई है चेहरे में, कोई की मुस्कुराहट है, कोई लड़के बच्चे के, किसी के चमक है चाहिए हो। वो तो खा रहे हैं चैन से भाई, उनको कहे की फिक्र है, उनके लड़के बच्चे खा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अतर नारायणी। हमारे लड़कों बच्चों को कभी देखा कोई नारायणी अतर पढ़ने? गोरी बच्चे नून बताई के लाते हैं, उसको यहाँ से खेतन में बीन बांध के लाते, उसको खिलाते हैं। क्या करें, मर रहे हैं लड़के बच्चे। 8 बच्ची 8 से भूखी पड़ी है, हमारी कोई सुनता नहीं है। अब इन किसानों की किस्मत को क्या कहा जाए, जिनके साथ ना तो भगवान ही न्याय करता है और ना ही सरकार की योजनाएं इनकी जिंदगी में खुशहाली ला पाती हैं। कभी बारिश इतनी होगी कि सब कुछ पानी पानी हो जाता है और कभी पानी पानी के लिए तरसते किसानों की फसलें सूख जाती हैं। किसान दिवस से आखिरकार किसानों को कितना फायदा पहुंच रहा है, ये पहुंचेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है कि किसान के लिए योजनाएं सिर्फ कागजी ही होती हैं। और कागजों का क्या है,
जिन्हें उड़ने और गायब होने में वक्त नहीं लगता। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, जिस तरह से किसानों की स्थिति दिन ब दिन बदहाल होती जा रही है, ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि एक भारत जिसकी तस्वीर बिल्कुल अलग है। यानी एक तरफ हम मंगल की यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश को विकास के लिए हम हाईटेक सिटी बनाने के सपना देख रहे हैं, बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 90,000 करोड़ के करार भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां किसान घास की रोटी खाने के लिए मजबूर है। ऐसा नहीं है कि ये चर्चा हम कर रहे हैं या फिर ये लड़ाई पहली बार लड़ी जा रही है। वर्षों से ये लड़ाई लड़ी जा रही है, यानी आजादी से पहले से लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं किसानों को लेकर। और हमारा देश जो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो बदहाली है वो किसानों के लिए ही क्यों? आखिरकार सरकार की तरफ से योजनाएं भी बहुत सारी हैं, पैकेज भी बहुत सारे दिए जाते हैं, लेकिन क्या वो पैकेज, वो योजनाएं कारगर नहीं है या फिर उनको लाभ वहां तक नहीं मिल पाता है? जो स्थिति हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और हर साल आंकड़ों के अनुसार हजारों की तादाद में किसान खुदकुशी को मजबूर हो जाते हैं। तो फिर उनके लिए समाधान क्या होगा? हर सरकार, जो भी सरकार बनती हो, केंद्र से हो या राज्य सरकार हो, सबसे पहले उनकी जो प्राथमिकता होती है, उनकी जो बातें होती है, वो यही कि किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर हम अग्रसर रहेंगे, किसानों के लिए हम काम करेंगे। लेकिन स्थिति देखिए, खासकर उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड हो या फिर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर किसानों की आंखों के आंसू कभी सूखते ही नहीं हैं। दुख से आहत होकर, परेशान होकर बार बार यही कहते हैं कि कोई भी तो होगा जो हमारे लिए कुछ काम करेगा। तमाम मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। एपी ओझा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है आपका। हरीश श्रीवास्तव जी बीजेपी के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। नागेंद्र सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरिनाम सिंह जी भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेंद्र चौहान जी एडिटर न्यूज ऑपरेशन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विवेक चतुर्वेदी जी जो कि प्रगतिशील किसान हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे किसानों की समस्याओं को लेकर और समाधान को लेकर कि आखिरकार समाधान क्या है। क्या इसी प्रकार से किसान खुदकुशी को मजबूर होते रहेंगे? क्या हमारे जो अधिकारी हैं, जो हमारे सिस्टम है, इसके लिए वो दोषी हैं? क्योंकि जब किसान के मुआवजे को लेकर निरीक्षण किया जाता है, जब सर्वे किया जाता है, सर्वे होने के बाद भी उसे 20 रुपए का चेक थमा दिया जाता है। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। उत्तर प्रदेश का यह हाल है। मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई का भी डर नहीं होता। कार्रवाई होती है, फिर से सिलसिला वही शुरू हो जाता है। जैसे कि आज की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं कि आज भी 500 चेक ऐसे हुए जो कैंसिल कर दिए गए, यानी कि कैंसिल हो गए। वो खाते में जब लगाने के लिए गए तो उन्हें पैसे नहीं दिया गया, यानी पैसे नहीं मिला। वो भी चेक बहुत ही मिनिमम 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। ये मजाक होता है किसानों के साथ, इतना भद्दा मजाक। जबकि समस्याएं सबको पता है, समाधान भी पता है, लेकिन फिर भी उस पर लोग काम क्यों नहीं करते हैं? सबसे पहले आज क्योंकि किसान दिवस है, हरिनाम सिंह जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ रहे हैं लगातार किसानों को लेकर, और आप चाहते हैं कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? क्या योजनाएं जो बनाई जा रही है किसान को लेकर वो कारगर नहीं है या फिर उनका लाभ ही नहीं मिल पा रहा है? हरिनाम जी। कहा है किसान को लाभ देने के लिए सरकार को कहीं न कहीं कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार की जो आत्मशक्ति है, जो उनकी आत्मा है, वो अंदर से नहीं तैयार है। देखिए ऐसा है, कहीं न कहीं दिखावा है जी। सरकार एक बहुत बड़ी ताकत होती है। सरकार जब अपने पे आती है तो बहुत कुछ कर दिखाती है। मैं आपको बता दूं, मैं किसी की तारीफ नहीं करता हूं और न किसी की आलोचना करता हूं। जो हमने देखा है वो मैं बता रहा हूं। पिछली सरकार में हमने देखा था, गन्ना मिल मालिकों ने कहा कि हम फैक्ट्री इस रेट में नहीं चला पाएंगे, लेकिन एक डेट पिछली सरकार के जो मायावती सरकार के 5 अधिकारी थे, उन्होंने कहा नहीं 4 तारीख को तुम्हें शुगर मिल चलाना है। एक मैं एग्जाम्पल उदाहरण देना चाहता हूं, मुरादाबाद की एक फैक्ट्री मालिक ने जिला अधिकारी ने कहा कि हम फैक्ट्री नहीं चलवा पाएंगे जी। कहा इन्हें हटा दो, 4 तारीख में वो फैक्ट्री चली। तो सरकार की ताकत होती है। अखिलेश यादव जी युवा मुख्यमंत्री है, मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूं, मैं उनका फैन हूं, लेकिन न जाने कहां पर अखिलेश यादव जी किसी के दबाव में हैं। जो उनसे अपेक्षाएं थी हमको, जो किसान उनसे उम्मीद करता था कि मुलायम सिंह यादव के वो बेटे हैं, कहीं ना कहीं कुछ कर दिखाएंगे,
देखो बातें तो बहुत बढ़िया करते हैं जी, बातें हम 5 बार प्रतिनिधिमंडल के साथ उनके साथ मिले और वो कहते हैं अधिकारियों से भाई ये लोग आएंगे इनसे मेरी तुरंत बात कराना, लेकिन उन अधिकारियों को आज तक हम फोन लगाते रहे, उनका आज तक फोन नहीं उठता है। ये है सरकार की अंतरात्मा और उनकी करनी कथनी का रिजल्ट। तो हम क्या उम्मीद करें? पहले हुदहुद की बरसात में किसान का धान गया, खरीदारी नहीं हो पाई। इसके बाद बेमौसम बरसात हुई, सरकार ने कहा कि हम पैसे बांट रहे हैं। मैं आपको बता दूं, गिनती उंगलियों पे मैं आपको नाम गिना दूंगा कि उन गांव में एक चेक नहीं गया है, और जिन गांव में बटे हैं चेक, अगर किसान को एक किसान को 6 बीघे वाले किसान को मिल रहा है 5,000 रुपए और 5.5 बीघे वाले किसान को मिल रहा है 21,000, ये कहाँ का मापदंड है जी? तो देखिए सरकार करने पर अगर आ जाए तो बहुत कुछ कर सकती। मैं आज की आपको बात बता रहा हूँ जी। हम दोबारा लौटेंगे आपके पास नागेंद्र जी, हरिनाम जी, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। नागेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे देखिए फिलहाल जो अभी शिकायतें मिली हैं, हरिनाम जी स्पष्ट तौर पर ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के पास जब भी हम जाते हैं तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें होती है, समस्याओं का समाधान नहीं होता है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त हाहाकार मचा है, जो कि काफी दिनों से हम चला रहे हैं, इस चीज को दिखा भी रहे हैं कि बेमौसम बारिश के बाद किस तरह से किसानों ने खुदकुशी की, और खुदकुशी के बाद जो मुआवजा दिया गया वो देखने वाली, यानी कि बहुत ही मजाक जैसे मुआवजा लग रहा था। और जो भी पैसे दिए गए, जो भी चेक दिया गया, वो भी बाउंस हो गया। आज भी वो खबरें आई है। ऐसे में समस्याओं का समाधान कैसे होगा? क्या सरकार सिर्फ कहने के लिए है किसानों के लिए? नागेंद्र जी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील हैं, किसानों की समस्याओं के प्रति वो बहुत ही उदार हैं। ये वर्ष जो है किसान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें संवेदनशीलता का आप अंदाजा इसी से लगाइए कि जिस समय आपदा का ये विधानसभा चल रही थी, हम लोग सदन के अंदर थे, विरोधी विपक्ष के लोगों ने ये प्रश्न उठाया कि सरकार कुछ नहीं कर रही। उसके पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया था कि आपदा में जितना नुकसान हुआ है उसको उत्तर प्रदेश अपने संसाधनों से उन किसानों की भरपाई करने का प्रयास करेगी। केंद्र से भी ये आया कि उत्तर प्रदेश में किसानों का जो नुकसान हुआ है उसको दिया जाएगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने फौरन तुरंत जितना हो सकता था मदद उसको करने का काम किया गया। 10 रुपए 20 रुपए के चेक की बात जब आई सदन के अंदर, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा किया कि 1,500 रुपए से किसी का भी चेक कम नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जितना भी जिसकी जो जितनी क्षमता थी, जिनके खेतों में जितने नुकसान हुए थे, सारे का आकलन करा करके उनको उस हिसाब से चेक दिलाने लेकिन जो रिपोर्ट है, जो आकलन किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो आकलन किया गया है वो यही कि किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा नहीं मिला है, और सरकार की तरफ से तमाम निर्देश दिए गए, फटकार भी लगाई गई अधिकारियों को, लेकिन इसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हरीश जी से जानेंगे हम, क्योंकि किसी भी सरकार की आलोचना हम नहीं करना चाहते हैं, हम समस्याओं की बात करना चाहते हैं आज, क्योंकि आज किसान दिवस है और हम चाहेंगे कि किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ बातें हो रही है, क्यों नहीं कोई ठोस योजना बन रही है या फिर समाधान निकल रहा है। जमा खर्च में हम कहें, हम आलोचना और प्रत्यालोचना की बात नहीं है, बात किसान की है। हम सब भी किसान परिवार से ही हैं जी, लेकिन जो किसानों की हालत है, जो किसानों की बदहाली है, उसके पीछे कहीं न कहीं ये बात निश्चित रूप से सही है कि सरकार की इच्छा शक्ति कमजोर है जी। आज ही अखबार समाचार पत्रों में छपा है जी कि महोबा कंठ के धुमरी गांव का एक किसान जो सूखे की मार झेल रहा था, जो बैंक के और साहूकार के कर्ज को झेल नहीं पाया, रेल के नीचे कट के आत्महत्या कर ली। ये बातें ये बयां करती हैं कि किसानों की हालत क्या है। ये जो बीच बीच में खबरें आती रहती कि यहाँ के किसान ने आत्महत्या कर ली, वहां के किसान आत्महत्या कोई आसानी से नहीं करता, जब उसको कोई रास्ता नहीं सूझता जी हरीश जी, तब वो उधर बढ़ता है। यद्यपि कोई अच्छी बात नहीं, ये सच है, ये सच है। लोग खुदकुशी तभी करते हैं जब वो मजबूर हो जाते हैं, पूरी तरीके से हार जाते हैं। जी, किसानों की जो स्थिति है अमूमन यही देखने को मिलता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब सन्नाटा पसर जाता है जीवन में, तब उसके बाद उसके पास एक ही विकल्प होता है, खुदकुशी, और वो खुदकुशी कर लेते हैं। और हर साल हजारों के तादाद में
किसान खुदकुशी कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, हम एक बार फिर से ये दोहरा दूं कि मैं किसी भी सरकार की आज हम आलोचना नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ समस्याओं को लेकर हम बात करना चाह रहे हैं। जहां तक केंद्र सरकार की बात कर ली जाए, हरीश जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने कहा कि सरकार में अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, राज्य सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है। यदि प्रदेश सरकार की तरफ से हो या केंद्र सरकार की तरफ से हो, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक टीम बनाई गई है और इसके बाद निरीक्षण किया जा रहा है। क्या सिर्फ ये निरीक्षण ही होता रहेगा या फिर समस्याओं का समाधान भी होगा, इनके हल भी होंगे कुछ? हरीश जी। विद्यासागर जी, देखिए, भारतीय संविधान में फेडरल व्यवस्था है जी। संघीय ढांचे में राज्य और केंद्र सरकार के अधिकार अलग अलग हैं। केंद्र सरकार जो भी कुछ करती है वो उसका क्रियान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से ही होता है। केंद्र सरकार चाहे पैसा दे, चाहे किसी योजना को बनावे, उसका योजना का जो क्रियान्वयन है बहुत कम मदों को छोड़ करके बाकी मदों में वो राज्य सरकार के माध्यम से होता है। एजेंसी राज्य सरकार ये है, राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, हाथ पैर हैं, उनको ही अपनी एजेंसी की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। कृषि भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जिसमें जो भी केंद्र सरकार देगी वो राज्य सरकार के माध्यम से ही देगी। कृषि है, सिंचाई है, शिक्षा है, चिकित्सा है, ये सारे विषय ऐसे हैं जो इन योजनाओं में ग्रामीण विकास है। जी हरीश जी, अक्सर ये बातें कही जाती है, ये आप सही कह रहे हैं कि राज्य सरकार को ही करना है, केंद्र सरकार सिर्फ मदद कर सकती है, पैसे दे सकती है, लेकिन राज्य सरकार भी यही बात कहकर टाल देती है कि हम लगभग 100 चिट्ठियां लिख चुके हैं लेकिन वहां से कोई मदद नहीं दी जा रही है, तो हम क्या करें। आखिरकार ये सवाल ये नहीं है कौन क्या देता है नहीं देता है उसका सवाल नहीं है, सवाल यह है कि समस्याओं का समाधान कैसे होगा। सबको पता है, केंद्र सरकार को भी पता है कि बुंदेलखंड में स्थिति बहुत खराब है, वहां घास की रोटी खाने के लोग मजबूर हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की जो वहां पर टीम गई थी वो चक्कर भी देखे हैं, उनको खिलाया गया घास की रोटी। देखिए यही वो रोटी है जिसे खाकर हम पेट भरते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। और वहां के चेहरे, वहां के जो लोग थे वो किस तरह से व्यथित थे, किस तरह से निराश थे, किस तरह से नाराज थे। चाहे बेमौसम बारिश हो, चाहे अकाल हो, सब कुछ का प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है, लेकिन फिर भी सबको जानकारी होने के बाद भी वो पैकेज नहीं दिया जाता, वो समस्याओं का समाधान नहीं होता। एपी ओझा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई में आजादी से पहले और आजादी के बाद भी आज तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ चर्चा करते रहे हैं कृषि को लेकर, क्या कृषि की समस्याओं को लेकर किसी भी सरकार ने ठोस कदम आज तक सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल की गई है? विद्यासागर जी, आपने बहुत सही सवाल किया है। आजादी से बाद से लेकर के आज तक केंद्र और प्रदेश में जितने भी राजनीतिक दल हैं लगभग सभी ने राज किया है, बारी बारी से या एक साथ जैसे भी हो, लेकिन रवैया सबका एक रहा है। किसानों के प्रति सब में लगभग एक ही जैसी सोच रही है, और जो किसानों के प्रति इनका रवैया है उसको मैं शेर के 2 लाइनों में कहना चाहता हूं जी। सारे दलों का यही रवैया है, काम की फिक्र कर, फिक्र का जिक्र कर, काम न कर, काम की फिक्र कर और फिक्र का जिक्र कर। तो किसानों के संबंध में तो यही होता आ रहा है। और यदि किसी भी दल ने, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, अगर काम किया होता तो आज ये स्थिति ना आती कि आज कृषि की जमीन लगातार घटती जा रही है जी। और किसान बेहाल होते, चाहे सूखा हो चाहे बाढ़ हो। ये ऐसा नहीं, ये तारीख और कैलेंडर की तरह हर साल आते हैं, लेकिन आज इन 68 वर्षों में इनके लिए कितना किया गया। अगर इसके सापेक्ष आप देख लें तो एक उद्योगपति के उसको इंडस्ट्री को बेल आउट करने के लिए करोड़ों का पैकेज दिया जाता है, उनके लाखों रुपए के कर्ज माफ किए जाते हैं, लेकिन किसान 10,000 के कर्ज के लिए जब जेल में डाल दिया जाता है तो आत्महत्या करने के अलावा उसके पास क्या बचता है जी। सवाल सिर्फ यही कि हम कितने संजीदा हैं, हमने कितनी फैक्ट्रियां लगाई। कभी आलू का उत्पादन ज्यादा हो जाएगा तो सड़कों पे सड़ जाएगा, हमने उसके लिए चिप्स की फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगाई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और कौन से ऐसा दल है जो अब तक सरकार में नहीं रहा, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो? स्पेसिफिक रूप से कह रहा हूं कि सारे दल राज्य कर चुके हैं, लगभग। एक जो 2 नए दल हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो अगर जहां तक ये बात होती है तो ये जब तक ये नहीं छोड़ेंगे कि काम न करके केवल फिक्र और जिक्र होता रहेगा, तब तक किसान इसी तरह से आत्महत्या करते रहेंगे। और
यहाँ किसानों के नाम पे सब जश्न मनाया जाता रहेगा। किसानों के लिए जो पैसा दिया जाता है वो अधिकारियों की जेब में कैसे चला जाता है, आकलन किस आधार पे किया जाता है। अभी नागेंद्र सिंह जी ने एक बात कही कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कम से कम 1500 रुपए का चेक दिया जाए। एक व्यक्ति, एक किसान बीमार हो जाए तो 1500 रुपए केवल आज बुखार की दवा में खर्च हो जाते हैं। 1500 से क्या एक किसान अपना कोई भी एक महीने की रोटी खा सकता है अगर उसके यहाँ सूखा या बाढ़ आ गई? जी बिल्कुल। और 1500 रुपया अगर आप दे भी देते हैं तो उस 1500 रुपया लेने के लिए किसानों को बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। मशक्कत ही नहीं बल्कि उसमें से घूस भी देना होता है। ये भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। हम आपके पास आना चाहेंगे विवेक चतुर्वेदी जी, समस्याओं के समाधान को लेकर, क्योंकि आज हम लोग किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आपके पास कुछ, क्योंकि आप प्रगतिशील किसान हैं, क्या होना चाहिए किसानों के लिए ताकि किसान खुशहाल हो? देखिए, मैं तो समस्या पे बात करने के लिए कतई उत्सुक नहीं हूँ जी, न किसी को दोष देने के लिए कि सरकारें ऐसा करती हैं। हम सारे ही लोगों का दोष है। देखिए, जो फल आ रहा है उससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे करने में कुछ कमी है। करने का मतलब हमारी समझ में ही कमी है, जिस कारण से ये फल आ रहा है। और ये फल जो है दर्दनाक है। मतलब जब हम अपने अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, इसी वर्ष अभी आपके संपादक भी गए थे एक दिन हमारे खेत पे जी, तो हमारा धान जो है वो तो काफी अच्छा था, उसके अंदर कोई कीड़ा भी नहीं था जी। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपके बगल वाले का खेत तो आधा कीड़ा लग गया है और उसने तमाम दवाइयां भी डाली जी। हमने कहा देखिए, हम तो कुछ भी नहीं डालते हैं, ना तो हम किसी रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं और ना कोई, जब रासायनिक खाद ही नहीं डालते तो दवा भी नहीं डालनी पड़ती। तो हमारी तो लागत ही इतनी कम है। बैलों से खेती करने वाला मैं समझ लीजिए पिछला किसान। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम आपके पास और समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा करेंगे कि आप जिस तरह से अपनाते हैं किसान भी जागरूक हों और उसी तरह से अपना। लेकिन इससे पहले एक मिनट के लिए हम दुर्गेन्द्र चौहान जी के पास भी आना चाहेंगे। दुर्गेन्द्र चौहान जी, जिस तरह से लगातार जो चर्चा हो रही है समस्याओं को लेकर, आजादी से अब तक हर किसी ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता को लेकर किसानों को बरगलाया है, न कि काम किया है, आपकी क्या राय है? देखिए, जो कुल मिलाकर अभी जो पहले हम लोगों ने भी शुरुआत की और जो चर्चा की जी, उसमें कहीं ना कहीं सरकारों की बात आई, कहीं ना कहीं किसानों की बात आई। और आज किसान दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, वो चेहरे देख रहे हैं। अभी पगड़ी पहने हुए हमें नेता भी दिखे और प्रगतिशील किसान भी दिखे। इसीलिए हमने आज अपनी डिबेट में एक प्रगतिशील किसान को बैठा है। विवेक चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। तो वास्तव में अब वो समय चला गया कि हम कोसने से कि किसान नेता सरकार को कोसे, सरकारें कहें कि नहीं अभी दूसरा केंद्र वाला जो दल है वो ऐसा नहीं कर रहा, केंद्र वाला कहे राज्य वाला नहीं। तो हमें किसानों को अब समाधान निकालना होगा और वो समाधान विवेक चतुर्वेदी जैसे जो प्रगतिशील किसान हैं या हरनाम सिंह जैसे किसानों के नेता हैं, इनको निकालना होगा। अब किसी राजनीतिक दल या हरीश श्रीवास्तव जी या नागेंद्र सिंह जी के भरोसे छोड़ने से किसान का भला नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे और भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आधुनिक युग में, यानी कि जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है, तमाम तरह की योजनाएं लग रही है हाईटेक सिटी बनाने को लेकर या फिर स्मार्ट विलेज बनाने को लेकर, उसी में किसान को भी अब स्मार्ट बनना होगा। स्मार्ट बनने के लिए क्या कुछ करना होगा, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं किसानों को लेकर। क्या किसान की समस्याएं जस के तस बनी रहेगी या फिर समाधान भी होगा? सरकार की तरफ से सिर्फ बातें की जाती है, योजनाएं भी बनाई जाती है, लेकिन उन योजनाओं का क्या होगा जो वहां तक लाभ पहुंच ही नहीं पाता, या पहुंच भी जाता है तो उससे कुछ नहीं होता है। यानी कमोबेश कुछ पैसे मिल जाते हैं और उसके बाद वही जो रोज का रोना होता है, कभी अकाल तो कभी बेमौसम बारिश, और उसके बाद किसानों की स्थिति दिन ब दिन खराब होते जा रही है। भुखमरी के कगार पर है आज भी हमारे देश में। यानी हिंदुस्तान में दो चेहरे, दो भारत दिखता है, दो भारत बसता है हमारे हिंदुस्तान में। यानी दूरियां जो है पैसों को लेकर, अमीरी और गरीबी की, वो बहुत ही ज्यादा है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सरकार को, खासकर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, स्मार्ट सिटी बनाने से पहले, नए नए शहर बसाने से पहले उन किसानों की दुर्दशा को ठीक करे। किसानी कृषि के जो कार्य है उसे किस तरह से प्रगतिशील बनाया जाए, स्मार्ट कैसे बनाया जाए, उस पर ध्यान देना चाहिए। और जब तक उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार आज भी बहुत सारे योजनाओं का ऐलान करते हुए बहुत कुछ बातें कही है किसानों के लिए कि इस तरह से हम कर देंगे, कल्चर बनाएंगे या फिर मार्केट बनाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन तमाम बातों के बाद भी स्थिति जो है वो जस के तस बनी रहती है। आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। हरिनाम जी, क्या करना चाहिए सरकार को समाधान को लेकर? सरकार के अलावा किसानों को अब क्या करना चाहिए? हरिनाम जी। देखिए, अगर सरकार सुन रही है और सरकार के लोग सुन रहे हैं जी, मैं आपको बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां
गन्ना होता है, एक ट्राली में किसान के साथ में 3 क्विंटल चोरी हो रही है। धान के क्रय केंद्र, मैं तो कहता हूं सरकार के लोग ये आए और मुझसे कहें कि चलो आप पकड़ाओ, मैं बताऊंगा प्रत्येक कांटे पे 3 क्विंटल गन्ना चोरी हो रहा। किसी भी धान क्रय केंद्र पे डायरेक्ट किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा। बनिया धान किसान का 800-900 रुपए में गांव बिक रहा है, ठीक है, और वहां पे सीधे खरीद रहे हैं बनिया, और बनिया जाके उनकी सेटिंग है बेचे जा रहे हैं। मैं पिछले दिनों, पिछले साल मैं मिला था गंगाराम जी से जी। हमने कहा कि भाई ये लखनऊ जिले में जो हमारे 14 क्रय केंद्र हैं आप इस पे दिखवा लो जी। उन्होंने किसी अधिकारी को फोन किया कि लखनऊ में चेक करके बताओ, ठीक है। दूसरा वर्ष आ गया है धान खरीदारी का, आज तक किसी लखनऊ में क्रय केंद्र की चेकिंग नहीं हुई। मैं क्या बता दूं जी। अगर मैं खुली बात कहता हूं तो सरकार के लोग कहेंगे आलोचना कर रहे हैं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। देखिए, सरकार की बहुत बड़ी ताकत होती है, करोड़ों लोग वोट देके करोड़ों लोगों का उनके पास सहयोग होता है जी। सरकार बहुमत में है, सरकार अच्छे निर्णय ले, प्रदेश की जनता उनके साथ है। लेकिन जब क्रय केंद्र पे धान नहीं खरीदा जा रहा, गन्ना खरीदा जा रहा, उसमें चोरी हो रही है, खाद का कट्टा पक्का मिल रहा, यूरिया का कट्टा 333 वाला 400 का मार्केट बिक रहा, क्या लोग जानते नहीं हैं? अधिकारियों से कहो, एक दो जगह छापे पड़ जाए। भाई सरकार को एक मैसेज देना होता है जी कि अगर यूरिया का कट्टा पूरे प्रदेश में 333 से अगर बिका ज्यादा तो वहां के जिला अधिकारी के वेतन से पैसा काटा जाए। अखिलेश यादव जी को कार्रवाई करनी चाहिए जी, क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सख्ती दिखानी चाहिए, लेकिन वो 4 सालों में हो नहीं पाता है। हरिनाम जी तो देखिए कहीं ना कहीं किसान नेता ने बहुत अहम सवाल उठाए हमारी इस चर्चा में। सरकार को कहीं न कहीं सारे सवाल उठाए हैं, इसमें 2 पहलू रखे हैं पिछले 4 सालों में सरकार ने अपना कोई मैसेज नहीं दिया। सरनाम सिंह जी, और जब तक सरकार का मैसेज सारी नहीं बातें जायज हैं, तब तक और किसान कम से कम सरकार से इतनी उम्मीद करता है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में समाजवादी पार्टी की सरकार है और उसके प्रतिनिधि के रूप में नागेंद्र सिंह यादव जी बैठे हुए हैं। एक तो पहला जो सरनाम सिंह जी के सवाल हैं, उनका जवाब हम समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि से चाहेंगे। और दूसरा एक अहम सवाल जो किसान नेता ने एक बहुत अहम बिंदु यहां पर उठा दिया है कि यूरिया इतनी महंगी है, डीएपी इतनी महंगी है, ब्लैक में बिक रही है। एक सवाल ये भी है कि क्या इन उर्वरकों से, रासायनिक उर्वरकों के बिना भी हम अच्छी खेती कर सकते हैं? इसका जवाब हम प्रगतिशील किसान विवेक चतुर्वेदी से लेंगे। विवेक चतुर्वेदी ने उत्तर प्रदेश में कर दिखाया है। किसी सरकार की उन्होंने मोहताजी नहीं स्वीकार की है, किसी सरकार के पास वो नहीं गए अपनी खेती को दिखाने के मेरी मदद कीजिए। पहला सवाल नागेंद्र सिंह जी से और दूसरा सवाल विवेक चतुर्वेदी से। नागेंद्र सिंह जी। जी चौहान जी, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारों को, तमाम दलों की सरकारें बनी, मगर मैं आपको इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, इसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। समाजवादियों ने घोषणा किया कि किसानों को मुफ्त सिंचाई दी जाएगी। हम स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, नमन है समाजवादियों को, हम स्वीकार करते हैं नागेंद्र जी कि समाजवादियों को नमन है, उनकी विचारधारा को नमन है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन किसान नेता सरनाम सिंह जो सवाल उठाए हैं कि 350 का कट्टा यूरिया ब्लैक में बिक रही है, गंगाराम जी से 1 साल पहले उन्होंने कहा था, वो समय 1 साल का समय और बीत गया, यानी 2 साल हो गए, वो अभी अधिकारियों को भेज ही रहे हैं। इस मशीनरी को, मुख्यमंत्री की मंशा पर कोई सवाल नहीं है, बेहद ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं, आपके नेता भी ऊर्जावान है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो मशीनरी है उसको भी ठीक करना आप ही को है। पिछली सरकार में खाद के लिए लाठियां चलती थी, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है गोदामों में खाद और बीज भरा पड़ा है। किसी भी किसान को खाद की किल्लत नहीं झेलनी पड़ रही है। ब्लैक में बिक रही है।
सत्ता में करते हैं, जरा उनकी बात भी सुन ली जाए तो बेहतर होगा। हरीश जी। ठीक। चौहान साहब देखिए, जो बात हरनाम सिंह जी ने कही वो बात एकदम 100% सही है, और कोई इस वर्ष ही नहीं, पिछले वर्ष भी कोई भी न तो धान का खरीद केंद्र फंक्शनल हुआ, किसी भी कोई, सब बिचौलिए खरीदते रहे, और बिचौलियों कहीं कहीं सरकार का संरक्षण है। इस तरह गन्ना के कहीं पे बिचौलियों का संरक्षण नहीं है। जहाँ पे शिकायत मिली है, माननीय मुख्यमंत्री जी जाकर के खुद काटा चेक करके वहाँ पे कार्रवाई करवाने का काम किया था उन्नाव में। नागेंद्र सिंह जी इसी मंच पर इसी चर्चा के दौरान यहाँ शिकायत कि आप नाम बताइए उन केंद्रों का जहां पर ये बिचौलिए सक्रिय हैं, आप नोट करिए, माननीय मुख्यमंत्री को दीजिए या नीचे की मशीनरी को दीजिए, कार्रवाई कराइए, समस्या ही खत्म हो जाएगी। चर्चा ही इस बात की नहीं होगी, कार्रवाई कराई जाएगी। जहाँ पे शिकायत मिले जी, जहाँ पर सही कह रहे हैं चौहान साहब, जहाँ पे भी शिकायत हो उसको दीजिए। उन्नाव मुख्यमंत्री जी और खुद उन्होंने खरीद केंद्र पे गए थे, उनको क्या मिला था? उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जी से पूछिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। जी हरिनाम जी, वहाँ पे कार्रवाई की गई थी। चलिए ये आरोप प्रत्यारोप है, कार्रवाई हुई नहीं हुई, ये चीजें जनता भी जानती है, समाजवादी पार्टी के लोग भी जानते हैं, आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं। एक दूसरा पहलू है, हरनाम सिंह जी के पास आएंगे, एक दूसरा पहलू जिस पर हमने चर्चा की थी, पहला सवाल नागेंद्र जी से किया था, चर्चा थोड़ी उलझ गई, आरोप प्रत्यारोपों के बीच में रह गई। अब जो हमारे साथ प्रगतिशील किसान विवेक चतुर्वेदी जी हैं, एक तरीके उनसे मैंने एक सवाल जाना था, एक प्रश्न किया था उनसे कि जो उर्वरकों का झंझट ही क्यों ना खत्म हो जाए, इसकी जरूरत ही क्यों ना, क्योंकि जब हम पहले परंपरागत खेती करते थे, जैविक खेती करते थे, जिसको आज हम जैविक के लवादे में लपेटकर काफी ब्रांड भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो वास्तव में जैविक खेती हो रही है? और ये उर्वरकों की जरूरत ना पड़े, खेती महंगी ना हो, उसकी लागत ज्यादा महंगी ना हो, ताकि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो किसान को कम से कम उतनी चोट ना पहुंचे जितनी पहुंच रही है। इस पर भी हम विवेक चतुर्वेदी से बिंदुवार चीजों को जानना चाहेंगे और फिर उसके बाद अपने जो पैनल में अन्य लोगों से भी बात करेंगे। विवेक जी। चौहान साहब, विवेक जी के बाद 2 मिनट इस पर मैं समय चाहूंगा। जी बिल्कुल विवेक जी। सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ये कार्यक्रम अगर देख रहे हों तो हम लोगों ने जितना भी प्रयास किया है, समस्याओं को हम देखते रहे, आरोप प्रत्यारोप भी देखते रहे और ये भी देखते रहे कि किसान तो मरता ही रहा। हमारी सुनवाई भी होती है, ऐसा भी नहीं है कि कोई सुने नहीं, लेकिन दिशा ही अगर गलत हो तो फिर वो सारी सुनवाई और सारे प्रयास हमारे भी और सरकार के भी सब व्यर्थ हो जाते हैं। देखिए अभी जो दुर्गेन जी ने कहा कि क्या वास्तव में हमें किसी रासायनिक उर्वरक की जरूरत है या नहीं है। कभी अभी कुछ ही समय पहले जो ये धान की फसल कटी है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण था। इससे पहले जाड़े में आप सभी लोगों ने एक खबर पढ़ी होगी, जागरण ने निकाली थी कि हमारा एक बाली गेहूं भी नहीं गिरा। तो क्यों नहीं गिरा? क्योंकि हमने यूरिया डाली नहीं थी, तो पेड़ का तना अपनी गति से बढ़ा और एक बाली गेहूं भी हमारा नहीं गिरा, जबकि हमारा खेत ऊसरी जमीन में है। पूरा हमारे अगल बगल में सारा गेहूं, मतलब बीघे में 1 कुंटल भी नहीं निकला, ये दशा हुई। लेकिन ना तो हमने वो डाला, तो हमें ये समस्या ही का सामना नहीं करना पड़ा कि नकली खाद मिल गई कि ज्यादा पैसे में ले ली। भाई हमें लेनी ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। जब खाद नहीं डाली तो कीड़ा भी नहीं लगा। कीड़ा तो खाद के कारण ही लगता है। इस बात को हमारे कृषि वैज्ञानिक भाई समझें, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसको विफल करने में सुभाष पालेकर जी सरीखे आदमी की जरूरत है। इस प्रदेश में उनके शिविर लगे, सही शिक्षा हो। हम देखिए बैलों से जुताई करते हैं, बैल से सिंचाई करते हैं, बैल से मड़ाई करते हैं। दुर्गेन जी ने देखा है और शायद ये एक इसके ऊपर एक कार्यक्रम भी लेके आ रहे हैं, जो आप सभी से हमारी अनुरोध है कि उसको जरूर देखें, क्योंकि ये समस्याओं का हल है। हम एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहें, इससे कहाँ तक काम चलेगा? समस्याओं का समाधान है ये। और विवेक जी, छोटा सा ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा।
छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम और भी चर्चा करेंगे और सबसे अहम सवाल ये कि वाकई में हम लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं या फिर किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा करते हैं, क्यों ना उन्हें खुद ही आत्मनिर्भर बना दिया जाए, यानी किसान को इस तरह से शिक्षित कर दिया जाए, या फिर उनके जमीन में क्या उपजना चाहिए या किस तरह से खाद का प्रयोग होना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी देनी चाहिए ताकि वो खुद आत्मनिर्भर हो जाए और ये समस्याएं ना हो। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम ही लोग चर्चा कर रहे हैं, सरकार ने किसान चैनल भी लाया है, रेडियो पर जानकारी दी जाती है, लेकिन फिर भी स्थिति नहीं सुधरती है। मूल समस्याओं तक जाना बहुत जरूरी है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं समस्याओं के समाधान को लेकर, क्यों ना किसान को खुद आत्मनिर्भर बनना चाहिए, क्यों ना ऐसे प्रक्रिया अपनानी चाहिए, ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए कि किसान को कोई दिक्कत ना हो, मलाल ही ना हो। अगर फसल नुकसान हो जाता है या फिर उनको कोई दिक्कतें आ जाती है, पानी नहीं बरसता है या फिर अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है, उन स्थितियों में किसानों को क्या करना चाहिए। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं विवेक चतुर्वेदी जी, जो कि जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार खेती कैसी होनी चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। विवेक जी। भाई हरनाम सिंह जी ने अभी एक बात कही, गन्ना किसानों की बदहाली की बात कही जी। अभी कुछ ही समय पहले कायमगंज के एक किसान हैं हिमांशु गंगवार, आज से 2-3 साल पहले उन्होंने हमको बुलाया कि भैया ये मिल वाले गन्ना नहीं ले रहे हैं और तुलाई में गड़बड़ी हो रही, बहुत सारी समस्याएं हुई। तो हम लोगों ने बैठ के बात की और निर्णय किया, आज की तारीख में गंगवार जी के खेत में 1 किलो यूरिया भी नहीं पड़ती जी, कोई बीमारी नहीं लगती। और हरनाम सिंह जी को सुन के अच्छा लगेगा कि उनका गन्ना 8 बाई 8 फुट पे है, बीच में तमाम सब्जियां हैं, आलू भी लगा हुआ है, सरसों भी है और गन्ना भी है, और गन्ने की उपज 350 से 400 कुंटल एकड़ की निकली है। इसको जब चाहें जाके देख सकते हैं। और उसका पूरे का उन्होंने गुड़ बना लिया, बल्कि गुड़ की बर्फी की तरीके की टिकियां बना ली हैं जो शहरों में हाथों हाथ बिक रही हैं। तो हम किसानों को ऐसे सोचना पड़ेगा, हम क्यों इनके आगे जो है हाथ पसारे घूमते रहें, मिल वालों के या किसी के भी आगे। इस ढंग से सोचेगा जब किसान तो उत्पादक है, हम अन्नदाता हैं, हम भिखारी नहीं हैं, क्यों भिखारी बनना है। जी दुर्गन जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात विद्यासागर विवेक चतुर्वेदी जी ने कही कि हम भिखारी नहीं हैं, अन्नदाता हैं। हमको किसान को अब याचक नहीं, एक तरीके से उसको अन्नदाता की भूमिका में आ जाना चाहिए। वो जब तक भीख मांगता रहेगा, जब तक वो चिंता करता रहेगा, जब तक वो चेक की दरकार रखेगा, दुत्कारता जाता रहेगा, संघर्ष उसको करना पड़ेगा। लेकिन इसके बनस्पत ये इसके अलावा भी एक तस्वीर है उन जो खेतिहर मजदूरों के, जो छोटी छोटी जमीनें बटाई पर लेकर किसानी करते हैं, उनको विवेक चतुर्वेदी जी की जो तकनीक है उन तक पहुंचानी पड़ेगी। ये तकनीक वहीं से इन तक आई है, अब इनको वापस करना होगा। इनके जैसे प्रगतिशील किसानों को उन किसानों तक वापस करना होगा कि नहीं, आप अपनी जड़ों को भूल गए हैं, आप याचक बन गए हैं, आप अन्नदाता बनिए, आप परंपरागत तरीके से खेती करिए, उसकी लागत कम कीजिए और आपको फिर किसी भी आपदा में आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपदा आती है तो आप इतना आपका उसमें खर्च ही नहीं होगा, आपकी चीजें, आपका उत्पादन बढ़िया होगा और आपका जो उपज है वो बहुत अच्छी बिकेगी। तो इन चीजों की तरफ ध्यान देना होगा। हम सरकारों से इतना ही चाहते हैं कि जो परंपरागत खेती है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, परंपरागत खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। और विवेक चतुर्वेदी जैसे किसानों की मदद में सरकारें आए तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि इनको किसी मदद की दरकार नहीं है, ऐसे किसान कभी मदद की दरकार नहीं रखते हैं, स्वयं इन्वेंशन करते हैं, स्वयं प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इनके साथ सरकार की ताकत खड़ी हो जाएगी तो मुझे लगता है जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, कमजोर किसानों की बात कर रहे हैं, खेतिहर मजदूरों की बात कर रहे हैं, वास्तव में उनका कल्याण हो जाएगा। जी बिल्कुल। विवेक चतुर्वेदी जी, चलिए आपने तो ये अच्छी बात कही कि किसान को किस तरह से विचार करना चाहिए, प्रगतिशील बनना चाहिए और इन्हीं सब चीजों को लेकर हम चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मुन्ना सिंह चौहान जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं आरएलडी का। बहुत बहुत स्वागत है मुन्ना सिंह चौहान जी। आज किसान दिवस है, पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम के तहत भी कहा गया है कि किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, खासकर अखिलेश सरकार की हम बात कर लीजिए तो आज बहुत सारी योजनाओं की बात कही गई है। आप लोग किस तरह से, क्या आपको लगता है कि इन योजनाओं से किसानों की स्थिति जो है वो सुधरेगी या फिर बदहाल किसान के जो जीवन में एक बार फिर से खुशहाली देखने को मिलेगी? मुन्ना सिंह जी।
देखिए, उत्तर प्रदेश में जो किसान की स्थिति है, पिछले 3 फसल बर्बाद हो गई है। पहले हुदहुद से धान गया, फिर अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से रबी की फसल गई और अब सूखे से गई है। और उत्तर प्रदेश में किसानों को जब तक लाभकारी मूल्य नहीं दिया जाएगा, ये छोटे मोटे किसान तो कोल्हू से गुड़ बना लेंगे, जब जो ज्यादा गन्ना बोते हैं वो कैसे अपना गुड़ बनाएंगे। और जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है, ये कह रहे हैं किसान वर्ष है, तो किसान वर्ष में उत्तर प्रदेश में जितना आत्महत्या किसान किया उत्तर प्रदेश में, हम समझते हैं आजादी के बाद इतना एक साल में न किया होगा। पहले आपको हम बता दें 2012, 13, 14 में 1 लाख कुंटल ढैंचे का बीज जो है अनुदान पर वितरित होता था, भारत सरकार देती थी। ये 2015 किसान वर्ष में समाप्त कर दिया। 2012, 13, 14 में 60 लाख कुंटल मक्के का अनुदान पर बीज बांटा गया, ये 15 में समाप्त कर दिए। 40 करोड़ का जो है वो पेप्साइड बांटा गया, अनुदान था उस पर जो कृषि रसायन है। 2015 में वो जो है लैप्स हो गया, उसको खर्च ही नहीं कर पाए। 50 सोलर पंप मार्च 2015 तक लगना था, अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार लगा ही नहीं पाई। और आज जो किसान, चलिए मुन्ना सिंह जी, 2014 में अधिकारियों ने 15 किसान रथ झंडे लगा करके जारी किया था, आज उसी को मुख्यमंत्री से जारी करा दिए। जी मुन्ना सिंह जी, आप गिना रहे हैं, मुख्यमंत्री के आंख में धूल झोंक करके उत्तर प्रदेश के किसानों को तबाह कर रहे हैं। जी मुन्ना सिंह जी, चलिए आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसानों को तबाह कर रहे हैं। अखिलेश सरकार ने एक झटके, मेरी आवाज मुन्ना सिंह तक नहीं पहुंच रही है। जी मुन्ना सिंह जी, सवाल यह है कि अब तक देश भर में सबसे बड़े नेता के तौर पर जो जाने जाते रहे हैं चौधरी चरण सिंह, आज उनका जन्मदिन भी है और इसलिए किसान दिवस भी मनाया जाता है हर साल बड़े उत्साहित होकर। जब जब वो जिन जिन पद पर रहे, किसानों के लिए उन्होंने नीति बनाई, किसानों के सपने को, किसान को खुशहाल बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए, लेकिन उन प्रयासों को, उनके सपने को अधूरा छोड़ दिया गया। यानी उसके बाद से कोई भी ऐसा नेता, खासकर हम आपकी पार्टी की बात कर लें, आप भी किसान के नाम पर राजनीति करते हैं, आप लोग ने चौधरी चरण सिंह जी के बाद जितने भी नेता बने हैं, जो भी लोग बने हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बातें करते हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। आप लोगों ने भी सही दिशा में काम नहीं किया है, प्रयास नहीं किया है। एक मिनट हमें सुनेंगे जी? आप याद करिए 96-97 में कौन सरकार थी, 2 रुपए गन्ने का दाम बढ़ा था, मिल मालिकों ने कहा था नहीं देंगे। फिर 97-98 में 10 रुपया बढ़ा, फिर 99-2000 में 15 रुपया बढ़ा, और इस तरह 3 साल का 900 करोड़ रुपया हो गया था। राष्ट्रीय लोकदल, उसके नेता माननीय चौधरी अजीत सिंह, और हाई कोर्ट ने कहा दिया कि राज्य सरकार को दाम तय करने का अधिकार नहीं। हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने कहा नहीं, प्रदेश सरकारों को दाम तय करने का अधिकार है। उस समय हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल सरकार में थी, श्री मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, शासनादेश जारी नहीं कर रहे थे। चौधरी साहब फैजाबाद के GIC मैदान में गन्ना किसानों की लाखों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, या तो शासनादेश जारी होगा नहीं सरकार जाएगी। 24 घंटे के अंदर शासनादेश जारी हुआ और जो 900 करोड़ रुपया बूढ़ा हुआ किसानों का था, वो मिल मालिकों के जेब से ला करके राष्ट्रीय लोकदल किसानों को देने का काम किया था। तो हमें जब मौका मिलता है, आप सही कह रहे हो, ये जो है किसान दिवस राष्ट्रीय लोकदल वर्षों से मना रहा है। जब हमारी पार्टी सरकार में थी तो किसान दिवस उत्तर प्रदेश सरकार बनाने का निर्णय लिया था और ये न्याय पंचायत स्तर तक मनाया जा रहा था। बाद में सरकारें आई और इसको जिला और प्रदेश तक सीमित कर दिया। मुन्ना सिंह जी ने कई आरोप, कई गंभीर आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश की। मुन्ना सिंह जी ने बिंदुवार गिनाया है कि क्या कैसे कैसे बीज की जो बीज मुफ्त बंटते थे वो बंद हो गए। यूरिया और जो उर्वरकों की बात उन्होंने रखी कि उर्वरक कैसे जो मिलते थे किसानों को वो बंद कर दिए गए। और एक सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा मुन्ना सिंह चौहान ने यहाँ ये भी प्रस्तुत किया है कि सबसे ज्यादा किसान वर्ष में किसानों की जाने गई हैं इस वर्ष। यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि नागेंद्र सिंह जी बैठे हैं, इन सारे सवालों का हम उनसे जवाब चाहेंगे जो मुन्ना सिंह चौहान ने लगाए हैं। जी नागेंद्र जी। आरोप प्रत्यारोप लगाना तो बहुत आसान होता है। माने मुन्ना सिंह जी बैठे हैं, ये बता रहे हैं कि ढैंचे का बीज नहीं वितरण किया गया। जी जी, हम रुकना चाहेंगे नागेंद्र सिंह जी को, हम फिर दोबारा आएंगे। विवेक चतुर्वेदी जी, जैसे कि लगातार
मुन्ना सिंह जी कह रहे थे कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं किसानों की स्थिति को कैसे सुधारा जाए या फिर किस तरह से उनका काम किया जाए, लेकिन होता नहीं है। राज्य सरकार जो भी बदलती है या फिर केंद्र सरकार, सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है और उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया जाता है। आप जो प्लान बता रहे हैं, आप जो अपने उसी प्लान के तहत आप खेती भी कर रहे हैं और आपको फायदा भी हो रहा है, एक बार फिर से आप किसानों को बताएं। मूल कारणों को अगर हम नहीं पकड़ेंगे तो इस प्रकार के सतही समस्याओं के समाधान ढूंढते रहेंगे कि चेक दे दी 1500 की चेक। ये वास्तव में सच है कि 1500 रुपए से क्या होने वाला है, लेकिन बात यह है कि अगर हम खेती की लागत ही खत्म कर ले जाए, इस पशु आधारित खेती करें, पशु आधारित खेती होगी, लागत खत्म हो जाएगी, तो हमको कोई जरूरत नहीं है। जब हमारे ऊपर लागत का दबाव नहीं होगा, ब्याज का मीटर नहीं चलेगा, तो हम क्यों मिल वालों के आगे गिड़गिड़ाएंगे कि हमारा गन्ना खरीद लो। जी बिल्कुल, मिल वाले हमारा चक्कर काटेंगे। जी दुर्गन जी, चलिए विवेक जी अच्छी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसान को स्मार्ट होना होगा और अपने आप पर निर्भर होना होगा। आप किसी इस तरह के दिशा में ना जाएं जो आपको पर बोझ बने, और इसलिए आप खुद ही जो पहले करते थे वैसे ही करिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, अगर आप पानी पटवन करना पड़ेगा और बरसात नहीं, अगर बारिश नहीं होती है, तो आपको कहीं ना कहीं से सिंचाई के लिए व्यवस्था करनी होगी और उसके लिए पैसे खर्च करने होंगे। नहीं, विवेक जी ने करके दिखाया है, ये उसके लिए पैसे नहीं खर्च करने होंगे। उन्होंने बाकायदे एक मैकेनिज्म डेवलप किया है। मैंने खुद जाकर देखा है चीजों को कि उन्होंने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है, वो भी पशु आधारित। वो जो हमने देखा है कि दो इनके यहाँ एक सैंपल के रूप में लगे हुए हैं, एक डीजल चलित पंप है और एक इनका बैल चलित पंप है। दोनों को लगा है, मुझे लगता है कि बैल चलित पंप में ज्यादा पानी निकलता है, डीजल चलित पंप में कम पानी निकलता है। इस तरीके की चीजों को, जो परंपरागत खेती और जो कम लागत की खेती, इसको इन जो हमारे नेतागण हैं, जो किसानों की रहनुमाई करते हैं, जो राजनीतिक दलों की रहनुमाई करते हैं, उनको इस पर आना होगा। एक सवाल ये भी है, सबसे जो बहुत अहम बात यहाँ विवेक चतुर्वेदी जी ने रखी, उन्होंने ये भी बताया कि नहीं, ये मिल वालों के सामने आपको नहीं जाना पड़ेगा, उनके दरवाजे आपको पेमेंट के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो खुद आपके पास आएंगे और वो आपके यहाँ चक्कर लगाएंगे, और नहीं लगाएंगे तो गुड़ भी कहीं चीनी से कम महंगा, मतलब कम सस्ता नहीं है, कहीं चीनी के बराबर ही गुड़ भी बिक रहा है, तो आप गुड़ बनाइए। तो इस तरीके की चीजों को लेकर परंपरागत खेती और जो एक तरीके से आपस में जो चीजें कोऑपरेटिव सिस्टम, उस पर वापस आना होगा, तभी मुझे लगता है कि इसका समाधान निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और सब किसानों को इससे ध्यान में रखना होगा। हालांकि विधि है और जानकारी भी दी जा रही है तमाम तरह की कि आप किस तरह से खेती करें या फिर आप स्वावलंबन कैसे बने या आप आत्मनिर्भर कैसे बने, किस तरह से आप खेती करके अपने आप को आप उसी पर निर्भर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तमाम जो इलाके हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के तमाम वो इलाके हैं जहां पर लोग कोशिश भी करते हैं तो उनकी कोशिश जो है वो सफल नहीं हो पाती है, और आखिरकार वही होता है जो उसे करने पर मजबूर होना, यानी कि खुदकुशी। किसानों के पास एक वही रास्ता बचता है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, चलिए ये तो एक विधि है, इसे हम कोशिश करेंगे जो ये किसान सब अपनाएं, लेकिन राज्य सरकार और किसान और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी नीति बन रही है, जो भी योजनाएं बन रही है, उन योजनाओं का पालन ठीक से क्यों नहीं हो पा रहा है, या फिर उन योजनाओं का लाभ उन किसानों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण ये जो खुदकुशी का जो सिलसिला है वो थमेगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखते रहें के न्यूज़। नमस्कार।